ध्यान दीजिएगा, बताने जा रहे हैं सेल, ठीक है ना। हालांकि आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा सेल क्या होता है। सेल मतलब एक ऐसा डिवाइस है कि अगर अपन उसको किसी सर्किट में अटैच कर दें या सर्किट से कनेक्ट कर दें तो वो सर्किट को कंटिन्यूअसली क्या कर देगा, चार्ज का फ्लो करता रहेगा या चार्ज प्रोवाइड करता रहेगा, ठीक है ना। व्हाट इज द सेल? इट इज द डिवाइस विच मेंटेन्स द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज टू द सर्किट। अगर हम सेल को किसी सर्किट के साथ जोड़ देते हैं तो वो सेल जो है उस सर्किट को कंटिन्यूअसली चार्ज प्रोवाइड करता रहता है, ठीक है ना। व्हाट इज द सेल? इट इज द डिवाइस which maintains the continuous flow of charge, ठीक है ना, which maintains the continuous flow of charge to the circuit। क्लियर? समझिएगा बनता कैसे है। जनरली दो टाइप के सेल होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दूसरा क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मैं सिर्फ आपको सिंबलिक बात करता हूं, ठीक है ना। मान लीजिए मेरे पास कोई सेल है, ठीक है ना, समझिएगा ये सेल है, ये कोई कंटेनर हो गया, इस कंटेनर में बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। समझिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रोलाइट जानते हैं ना आप, ऑल दोज मटेरियल कैन डिसोसिएट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक, सुना है ना आपने। चलिए नोटिस कीजिएगा, ये दो उस पे क्या हो गए, इलेक्ट्रोड्स हो गए। क्या हो गए? इलेक्ट्रोड्स। हालांकि ये कोई मेटल की प्लेट्स हैं या रॉड्स हैं, इनका नाम इलेक्ट्रोड इसलिए है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन या चार्ज के ट्रांसफर में हेल्प कर रही है, इसलिए इनका नाम इलेक्ट्रोड्स है। बात को समझिएगा बहुत ही आसानी से। ये जो सेल था इसमें ये इलेक्ट्रोलाइट भरा था, समझ लीजिए इसमें NaCl इलेक्ट्रोलाइट भरा है। कौन सा वाला भरा है? NaCl। क्यों भर दिया भाई NaCl? स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। मतलब इस सॉल्यूशन में आपको Na+, Cl-, Na+, Cl-, इस टाइप के आयंस दिख रहे होंगे। Na+, Cl-, ये डिसोसिएटेड आयंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, Na+, Cl- टाइप के। आया समझ में? यहाँ पे Na+, Cl- टाइप के बहुत सारे आयंस दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ रॉड होंगी, इनका कुछ ना कुछ अपना कैरेक्टरिस्टिक होगा। जो भी होगा, कुछ आयंस इस रॉड की तरफ जा रहे होंगे और कुछ आयंस इस रॉड की तरफ जा रहे होंगे। बात समझिएगा। समझ लीजिए कि जो Na+ है वो इस रॉड की तरफ जा रहे हैं। अगर Na+ इस रॉड की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ी देर बाद ये जो रॉड है ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। कैसे जाएगी बोलिएगा? पॉजिटिवली चार्ज। अगर इसकी तरफ Na+ आया है और Cl- इसके तरफ आएगा तो ये थोड़ी देर बाद कैसी हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। बात को समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत कंसंट्रेट करना है आपको। इसकी तरफ पॉजिटिव आयंस बढ़ रहे हैं और इसकी तरफ क्या बढ़ रहे हैं? नेगेटिव आयंस बढ़ रहे हैं, समझिएगा। तो थोड़ी देर बाद ये जो प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, समझिएगा। इसके पास बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो गया और इसके पास बहुत सारा नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो गया। मतलब अगर गलती से भी किसी ने यहाँ पे एक कंडक्टिंग वायर लगा दिया तो फटाक से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस रॉड की तरफ क्या करने लगेंगे? मूव करने लग जाएंगे। बात को बहुत ध्यान से नोटिस कीजिएगा। इस चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज भरा पड़ा है, इस रॉड पे नेगेटिव चार्ज भरा पड़ा है। गलती से अगर अपन यहाँ पे कंडक्टिंग वायर अटैच कर देते हैं तो इस वाले रॉड का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉजिटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। मतलब ये पूरी तरीके से प्रिपेयर बैठे हैं चार्ज को मूव कराने के लिए। मतलब इनके पास, इन चार्जेस के पास एनर्जी है, कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है जो इन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट कर देगी। जैसे ही मैं इधर पे वायर अटैच करूंगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि इन प्लेट्स में, इन रॉड्स में जो चार्ज कलेक्ट है उनमें कुछ ऐसी एनर्जी है कि जैसे ही वायर से अटैच होगा उनमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आप भी समझो, इनिशियली दोनों रॉड कैसी थी? न्यूट्रल थी। आयंस के मूवमेंट की वजह से इन दोनों में चार्ज आ चुका है, मतलब चार्ज इंपार्ट हो चुका है दोनों रॉड्स में। अगर दोनों रॉड्स में चार्ज इंपार्ट हुआ है तो चार्ज को इंपार्ट करने में कुछ ना कुछ एनर्जी लगी होगी ना। तो ये सेल ने जो केमिकल रिएक्शन की है, ये जो केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन से कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा होगा रॉड्स पे चार्ज को इंपार्ट करने के लिए। समझ रहे हैं बात को? तो यूनिट चार्ज इंपार्ट करने के लिए जो एनर्जी लगती है
दैट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल. व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल? EMF or electromotive force is the amount of energy required to impart the unit charge. Impart the क्या? Unit charge in a क्या? Circuit या closed circuit. ठीक है ना, वो कहलाएगा इनका क्या? EMF. फिलहाल अभी अपन ने कनेक्शन नहीं किया, थोड़ी देर बाद बात करेंगे, अभी तो बस सिर्फ सुनिए आप. क्लियर हो रहा है ना? क्या समझा आपने कि जब भी ये आयंस का मूवमेंट होगा, इन रॉड्स पे चार्ज कलेक्ट हो जाएगा, चार्ज इंपार्ट हुआ है, चार्ज यूनिट चार्ज इंपार्ट करने में जो एनर्जी यूज होती है, दैट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, दैट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल. समझ आ गया क्या है ईएमएफ? इन रॉड्स पे चार्ज आया जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है सेल के बाहर एक रॉड से दूसरी रॉड पे जाएंगे. वो चार्ज इंपार्ट करने के लिए इस केमिकल रिएक्शन ने या इस इलेक्ट्रोलाइट ने कुछ ना कुछ क्या किया होगा? वर्क किया होगा. वही वर्क क्या कहलाएगा? इस सेल का ईएमएफ कहलाएगा. क्या कहलाएगा? ईएमएफ. ठीक है ना, अभी सुन लीजिएगा, फिर और थोड़ी देर बाद बात करते हैं. इस तरीके से इनमें चार्ज आ जाएगा. अब अगर मान लीजिए मैंने ये कंडक्टिंग वायर इधर पे लगा दिया, समझिएगा, जैसे ही मैंने इधर पे कंडक्टिंग वायर लगाया, सर्किट कंप्लीट किया, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो गया. इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रोड से इस तरफ चले गए, तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसका नाम रखवा दिया मैंने क्या? एनोड. क्या नाम रखवा दिया? एनोड. और जहां से आएंगे उसका नाम क्या रखवा दिया? कैथोड रख दिया. क्या रख दिया? कैथोड. आ गया समझ में? आगे समझिए. अब जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे तो करंट कहां मूव करेगा? एनोड टू कैथोड. और बताइए इन रॉड्स में करंट का मूवमेंट स्टार्ट हो गया. करंट का मूवमेंट स्टार्ट हो गया और हम अच्छे से जानते हैं करंट के मूवमेंट के लिए क्या चाहिए? एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए. क्या होना चाहिए? एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस. जबकि हम एकदम रियलिटी जान रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, हम रियलिटी जान रहे हैं कि ये ट्रांसफर ऑफ चार्ज क्यों हुआ? क्योंकि इन दोनों रॉड्स पे चार्ज इंपार्ट हो चुका था, चार्ज इधर पे लाया गया था, मतलब कुछ ना कुछ वर्क किया था जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर था. आपने सर्किट कंप्लीट किया, वायर से कनेक्शन दिया और कनेक्शन चालू होते ही चार्ज में क्या हो गया? मूवमेंट स्टार्ट हो गया. तो एक्चुअल में ये मूवमेंट हुआ किस वजह से? ईएमएफ की वजह से, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से. लेकिन हम क्या समझते हैं? करंट का ट्रांसफर कब होता है? करंट कब फ्लो होता है? जब पोटेंशियल में डिफरेंस होता है. मतलब इस सर्किट में जो अभी तक सेल के अंदर ईएमएफ कहलाता था, अब इस एंड्स पे क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा. क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस. तो इस टाइम पे रॉड्स के पोटेंशियल का जो डिफरेंस है उसे ही हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टेज. जब दो चार्ज रॉड को एक्सटर्नली किसी वायर से अटैच करते हैं, उनमें करंट का फ्लो स्टार्ट होता है. ये करंट सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा? ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द क्या? रॉड्स. इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल. क्या बोलेंगे? टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल. इनमें चार्ज आया, चार्ज मूव होने के लिए रेडी है, वो किस वजह से? ईएमएफ की वजह से. किसकी वजह से? ईएमएफ की वजह से. मूव होने लगा किसकी वजह से? रॉड्स के पोटेंशियल में डिफरेंस की वजह से, दैट इज टर्मिनल वोल्टेज. इस सिचुएशन में टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ दोनों कैसे हैं? इक्वल हैं. दोनों कैसे हैं? इक्वल. बात को आगे समझिएगा. मैं बात करने जा रहा हूं ईएमएफ की. ठीक है, ईएमएफ क्या है भैया? ईएमएफ, ईएमएफ वो अमाउंट ऑफ वर्क डन है जो यूनिट चार्ज को इन रॉड्स पे इंपार्ट करने के लिए केमिकल एनर्जी ने किया है. ठीक है ना, केमिकल एनर्जी ने जो वर्क किया है यूनिट चार्ज को इन रॉड्स पे इंपार्ट करने के लिए, दैट इज द ईएमएफ. ईएमएफ इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू इंपार्ट द यूनिट चार्ज ऑन द क्या? रॉड्स, या द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू रेज द चार्ज बाय 1 कूलम on the rods due to the क्या? केमिकल रिएक्शन इन क्या? इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोलाइट जिस केमिकल रिएक्शन से जो भी वर्क करेगा यूनिट चार्ज इंपार्ट करने में, दैट इज द क्या? ईएमएफ ऑफ द सेल. इसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं या ये कैपिटल एप्सिलॉन बनाते हैं. कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा. वर्क डन अपॉन क्या? चार्ज. ध्यान दीजिएगा यूनिट क्या होगा इसका? वैसे यूनिट होना चाहिए इसका जूल पर कूलम, या फिर इसको क्या बोल देते हैं? वोल्ट बोल देते हैं. मतलब कि अगर 1 कूलम चार्ज को
है ना 1 कूलाम चार्ज इंपार्ट करने के लिए अगर 1 जूल एनर्जी लगती है तो कितना ईएमएफ डेवलप हो जाएगा 1 वोल्ट ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। कितना ईएमएफ डेवलप हो जाएगा बताइए 1 वोल्ट। आगे समझिएगा, करंट का मूवमेंट स्टार्ट हो गया है तो इन रॉड्स के पोटेंशियल का डिफरेंस क्या कहलाएगा बताइए, इन रॉड्स के पोटेंशियल का डिफरेंस कहलाएगा टर्मिनल वोल्टेज। पहला वर्ड था ईएमएफ, दूसरा क्या है टर्मिनल वोल्टेज। क्या है बोलिए टर्मिनल वोल्टेज। आगे समझिएगा बात को, टर्मिनल वोल्टेज क्या है, यूनिट चार्ज को एक रॉड से दूसरी रॉड में मूवमेंट कराने में जो वर्क करते हैं दैट इज द क्या पोटेंशियल डिफरेंस या फिर क्या टर्मिनल वोल्टेज। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम वन रॉड टू अनदर। V इक्वल टू डब्ल्यू डैश इसलिए लिख लिया है कि जरूरी नहीं है कि चार्ज इंपार्ट करने में जितना वर्क करना पड़े उतना ही वर्क चार्ज को मूव कराने में करना पड़े, ठीक है ना, इसलिए डब्ल्यू डैश ले लिया। तो V इक्वल टू डब्ल्यू डैश अपॉन क्यू, इसकी यूनिट भी क्या होगी भाई जूल पर कूलाम या फिर क्या होगी वोल्ट। समझ रहे हैं बात को, अगर 1 कूलाम चार्ज को एक रॉड से दूसरी रॉड में मूवमेंट कराने में अगर 1 जूल वर्क करना पड़ा तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वहां पे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है या 1 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज है। समझ में आ गया बढ़िया से। अब समझिए कि जब टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ यहां पे इक्वल है तो दो अलग अलग टर्म क्यों पढ़ रहे हैं समझिएगा मजे की चीज। अभी ना मैंने सिर्फ यहां पे एक वायर लगाया, जो वायर इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रॉन लेके जाती है और करंट को इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड की तरफ लेती है। अभी करंट ड्रॉप नहीं हो रहा है, करंट कहीं पे यूज नहीं हो रहा है। इस करंट से ना तो मैंने बल्ब जलाया, इस करंट से ना तो मैंने पंखा चलाया, मैंने इस करंट को ड्रॉप नहीं किया, कहीं पे यूज नहीं किया है, ठीक है ना। तभी टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ एक जैसे हैं, टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ इक्वल है, ठीक है ना। अगर मैं करंट को ड्रॉप करता हूं तो वहां पे कंडीशन कुछ और हो जाएगी। नोट कीजिएगा, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा ध्यान से। अगर मैं इस वायर से, ठीक है ना, जाने वाले करंट को कहीं ऐसे यूज कर लूं, देखिए मैंने यहां पे ना एक बल्ब लगा दिया बड़ा सा आर रेजिस्टेंस वाला बल्ब और ये वायर यहां तक आ गई, करंट अब भी फ्लो हो रहा है लेकिन अब करंट आर रेजिस्टेंस वाले बल्ब से होके क्रॉस हो रहा है। अगर आर रेजिस्टेंस के बल्ब से आई करंट फ्लो होगा तो कुछ ना कुछ करंट क्या होगा ड्रॉप होगा। जब करंट ड्रॉप होगा तो एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अभी दिखाना चाहता हूं कैसे कम होगा, उससे पहले आप जान लीजिए क्या इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या जान लीजिए इंटरनल रेजिस्टेंस। ये क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये क्या नई चीज बता रहे हैं सर आप। इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप सेल पढ़ रहे हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है, समझिएगा। अभी तो मैंने क्या बताया आपको ईएमएफ क्या है, फिर मैंने क्या बताया आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस से अलग है। समझ रहे हैं ना आप, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना। ईएमएफ क्या है, चार्ज इंपार्ट करने में जो वर्क किया, और पोटेंशियल क्या है, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो वर्क किया। क्लियर, लगभग वही है। जब तक हम करंट को ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, मतलब कि सर्किट से करंट कहीं यूज नहीं कर रहे हैं, तब तक रॉड्स का टर्मिनल वोल्टेज मतलब सेल का टर्मिनल वोल्टेज और सेल का ईएमएफ इक्वल रहेंगे। समझ रहे हैं बात को, लेकिन जब यूज करने लगेंगे तो अलग अलग हो जाएंगे। समझिएगा, मजे की बात समझिएगा। मैं बात करूं सबसे पहले इंटरनल रेजिस्टेंस की। होता क्या है, जैसे ही हम सर्किट कंप्लीट कर लेते हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है, थोड़ी रुक जाना 2 मिनट। अगर हम सर्किट जैसे ही कंप्लीट कर देते हैं, ये वायर लगा देते हैं, जैसे ही हम सर्किट कंप्लीट कर देते हैं, करंट का मूवमेंट शुरू हो जाता है। करंट कहां से कहां फ्लो होता है, एनोड से कैथोड की तरफ बाहर, और अंदर तरफ कहां से कहां फ्लो होता है, कैथोड से एनोड की तरफ। बात को समझिएगा, जैसे ही सर्किट कंप्लीट हो जाता है एक्सटर्नल सर्किट, तो करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है, एनोड से कैथोड, मतलब अगेंस्ट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो सर्किट के बाहर करंट जो है वो एनोड से कैथोड शुरू हो जाता है, और अंदर जो है कहां पे, कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो होता है। तो जब ये करंट फ्लो होता है, ये करंट किस वजह से फ्लो होता है, आयंस की वजह से, और ये करंट क्यों फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। बात समझिएगा। तो जब आयंस का मूवमेंट शुरू होता है, जब आयंस तेजी से मूव करते हैं, जब आयंस तेजी से मूव करते हैं तो उनमें कोलिजन वगैरह होते हैं। क्या होते हैं, कोलिजन वगैरह होता है। अब जैसे समझिएगा बात को, बहुत आराम से समझिएगा। जैसे ये रॉड्स हैं,
अभी ये रॉड 1 किलोमीटर के डिफरेंस में, एग्जांपल के लिए, इतना बड़ा नहीं होता, बोल रहा हूं, अभी रॉड्स के बीच में डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर। आयंस को मूवमेंट में ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन वहीं कहीं रॉड्स के बीच का गैप 2 किलोमीटर हो जाए तो आयंस को मूवमेंट में प्रॉब्लम जाएगी ना। और अगर आयंस को मूवमेंट में प्रॉब्लम जाएगी तो इसका मतलब है करंट का अमाउंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि व्हाट इज करंट, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कम टाइम लगेगा, 2 किलोमीटर ट्रेवल करने में ज्यादा टाइम लगेगा। ऑब्वियसली करंट का अमाउंट चेंज हो जाएगा। तो आखिर ये करंट का अमाउंट क्यों चेंज हुआ? ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ प्लेट्स। किसकी वजह से? ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ प्लेट्स। दूसरी बात समझिए, अगर ये रॉड्स मोटी मोटी रॉड्स हैं, अगर ये इलेक्ट्रोड्स क्या हैं, मोटे मोटे इलेक्ट्रोड्स हैं, तो इनमें ज्यादा अमाउंट में चार्ज क्या होगा, इंपार्ट होगा, ज्यादा अमाउंट में चार्ज कलेक्ट होगा, ज्यादा अमाउंट में चार्ज कलेक्ट होगा तो ज्यादा अमाउंट में चार्ज फ्लो होगा, ज्यादा चार्ज फ्लो होगा, ज्यादा करंट आएगा। लेकिन अगर रॉड क्या है, थिन है, रॉड का जो सरफेस एरिया है, इमर्ज्ड सरफेस एरिया है, अगर वो कम है, अगर इमर्ज्ड सरफेस एरिया कम है तो करंट का अमाउंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। करंट का अमाउंट कम हुआ ना कम, प्रॉब्लम हुई ना। छोड़िए, अगर ये जो रॉड्स हैं, ये जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, अगर ये इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेटेड है, कैसा है, कंसंट्रेटेड, अगर ये कंसंट्रेटेड है तो वहां पे किसी का मूवमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह में मूवमेंट काफी डिफिकल्ट होता है, जबकि मैदान में मूवमेंट काफी आसान होता है। तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट्स में कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वहां पे आयंस का मूवमेंट क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। मतलब फ्लो ऑफ करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो करंट का फ्लो कम हो रहा है ना। और हमेशा हम एक चीज दिमाग में बैठा के रखते हैं, छोटी क्लास से पढ़ के आ रहे हैं, अगर मूवमेंट में कमी आ रही है, अगर मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रहा है तो करंट की लैंग्वेज में हम उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ही वो क्वांटिटी है जो मूवमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, जो मूवमेंट के रास्ते में रोड़ा बनता है, जो कंडक्शन को रिस्ट्रिक्ट करता है, उसका नाम हमने क्या रखा है, रेजिस्टेंस। तो जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है, करंट का मूवमेंट स्टार्ट होता है, करंट एनोड से कैथोड की तरफ जाता है, तो सेल के अंदर करंट कहां जाता है, कैथोड से एनोड की तरफ जाता है। यहां पे ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन जाता है और यहां पे ड्यू टू द आयंस जाता है। तो आयंस का मूवमेंट क्या होता है, सेल के अंदर कुछ अलग अलग रीजन से अफेक्ट होता है। मैंने 4 रीजन आपके सामने रखे। पहला रीजन क्या, पहला रीजन है सेपरेशन ऑफ क्या, रॉड्स। दूसरा मैंने क्या रखा, एरिया इमर्ज्ड इनटू द क्या, इलेक्ट्रोलाइट। तीसरा मैंने क्या रखा, तीसरा मैंने रखा है, क्या रखा था, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और चौथा है टेम्परेचर। अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा हुआ, ऑब्वियसली उनकी आयंस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगी तो खूब उछल कूद होगी, खूब तेज मूवमेंट होगा, तो करंट ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगा। तो वो सारे कैरेक्टर जो करंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, वो सारे कैरेक्टर मिला के क्या कहलाएंगे, रेजिस्टेंस कहलाएंगे। और ये सारी कहानी होती कहां है, सेल के अंदर। तो उनको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जब भी किसी सेल में सर्किट कंप्लीट हो जाता है और करंट का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो सेल के अंदर एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है जो करंट के अमाउंट को क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, फ्लो ऑफ करंट को रिस्ट्रिक्ट करता है, जिससे कुछ एनर्जी जो है, ईएमएफ जो है, वो कहां लॉस हो जाता है, हीट वगैरह में लॉस हो जाता है। उसी रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, उसी रिस्ट्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, उसी ऑब्स्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, बोलिए, इंटरनल रेजिस्टेंस। आगे समझ में। तो क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस, किसी सेल के अंदर कुछ दूसरे रीजन की वजह से करंट का अमाउंट क्या होता है, डिक्रीज होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उस रीजन को इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। मतलब हर सेल में परमानेंटली कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। जब भी कभी अगर आप सेल को शो करेंगे तो उसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर शो करेंगे। अगर ये सेल है, ठीक है ना, इसमें ये इलेक्ट्रॉन का करंट का मूवमेंट है, तो इसके साथ ये छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर होगा। अब नाम जब इसका रेजिस्टेंस ही है तो इसकी यूनिट क्या होगी, ओम। इसकी
इसकी यूनिट क्या होगी बताइए, ओम। तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जनरली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, ठीक है ना, आयंस के मूवमेंट में किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से रिस्ट्रिक्शन क्रिएट होता है। जब सर्किट कंप्लीट रहता है उस रिस्ट्रिक्शन को अपन क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, और इसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है। ये भी बाकी के रेजिस्टेंस जैसा रिएक्ट करता है। समझ में आ गया, बढ़िया से क्लियर हो गया। तो आपको ईएमएफ भी मालूम चल गया, आपको टर्मिनल वोल्टेज भी मालूम चल गया, और आपको इंटरनल रेजिस्टेंस भी मालूम चल गया। समझ आ गया। चलिए एक बढ़िया एग्जांपल देखिएगा। मैं बता रहा था आपसे कि कैसे टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से डिफरेंट है। समझिएगा, जब तक हम सर्किट को ना एक्सटर्नल यूज में नहीं लेते, है ना, इसके साथ कोई बल्ब, पंखा, कूलर, फ्रिज, एसी कनेक्ट नहीं करते, उस टाइम पे सेल का ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है। लेकिन जिस समय हम इसको एक्सटर्नल यूज में ले लेते हैं, मतलब बीच में कोई आर रेजिस्टेंस वाला बल्ब लगा देते हैं, तब ऐसी कंडीशन नहीं बचती। सोचो कैसे नहीं बचती, दिखाना चाहता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास सेल लगा हुआ है। क्या लगा है, ये सेल, ये सेल का ईएमएफ हो गया ई, और इसके साथ ये छोटा सा क्या लगा है, इंटरनल रेजिस्टेंस लगा है। समझिएगा, इधर पे मैंने ये बल्ब लगाया हुआ है, इस बल्ब का रेजिस्टेंस आर है। समझिएगा, और ये बटन लगी हुई है। समझिएगा, ये सर्किट मैंने कंप्लीट कर दिया, इसका नाम ए रख दिया और इसका नाम क्या रख दिया, बी। मतलब आप भी समझ के देख लो, ए और बी के एंड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है या टर्मिनल वोल्टेज है वो कितना है, वी। लेट कर लिया मैंने कि टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द एंड्स ए एंड बी इज क्या, वी। समझिएगा बात को। अब मैं ना इधर पे बात करता हूं, जैसे ये बैटरी लगी है, जैसे ही बटन चालू होगी इस बैटरी से करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। बटन चालू मतलब लीजिए, जोड़ दीजिए इसको, ये जोड़ दिया, स्विच ऑन हो गया और ये आई करंट फ्लो होने लगा। ये आई करंट फ्लो होगा, ये आई करंट फ्लो होगा, ये आई करंट आएगा। आपके सामने एक लूप दिखाई दे रहा है। मान लीजिए मैं लूप में कुछ इस टाइप का मूवमेंट कर रहा हूं, ठीक है ना, ये कुछ है नहीं, बस मैंने बताया है टर्मिनल वोल्टेज के लिए। लूप हमारी इस तरह से मूव कर रही है। समझिएगा, आई करंट लेके और मैं जा रहा हूं आर रेजिस्टेंस से, तो क्या आएगा वोल्टेज, आई आर आएगा। क्या आएगा बोलिए, आई आर। मैं आगे गया, करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो क्या आएगा बताइए, स्मॉल आई स्मॉल आर। अब मैं इधर जा रहा हूं, जब मैं इधर जा रहा हूं तो मैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहा हूं। तो जब मैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे जाऊंगा तो पोटेंशियल गेन, मतलब कि हमारे हिसाब से साइन कन्वेंशन से उल्टा, तो इसको हम ले लेंगे माइनस ई इक्वल्स क्या आएगा बताइए, 0। आप जानते हैं किसी वायर से अगर आई करंट फ्लो हो रहा है और उस वायर का रेजिस्टेंस आर है, तो उसके एंड का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वी। तो ये आई आर की जगह क्या हो गया, वी, मतलब टर्मिनल वोल्टेज माइनस ई इक्वल 0। चलो उनको ट्रांसपोज कर दो, तो वी की वैल्यू क्या आ रही बोलो, ई माइनस आई आर। आप खुद भी ध्यान से देखिए, वी इक्वल क्या है, ई माइनस आई आर। ई से जब आई आर माइनस करेंगे तब वो वी के बराबर होगा। आप ही बताओ कौन बड़ा है, वी की ई, जल्दी बताओ कौन बड़ा है, वी की ई। तो ई इज ग्रेटर देन क्या, वी। क्या समझ में आया आपको? अगर आप करंट ड्रॉप करेंगे या अगर आप वायर को किसी एक्सटर्नल यूज में लेंगे तो उस समय पे क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से कम आएगा। लेकिन अगर यूज में नहीं लेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। आ गया समझ में? तो V इक्वल टू क्या हो गया बोलो, E माइनस आई आर। इससे आप इंटरनल रेजिस्टेंस R भी निकाल सकते हैं। कितना आएगा बता आपको, R इक्वल आएगा E माइनस वी अपॉन आई। अगर आप I का फॉर्मूला रखें तो I क्या होगा, V अपॉन R। तो क्या मिलेगा, R इज इक्वल्स टू कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1। इस तरीके से आपने इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड कर लिया। क्या मुश्किल लग रही है आपको बोलो? इंटरनल रेजिस्टेंस भी मालूम चल गया, ईएमएफ भी मालूम चल गया और टर्मिनल वोल्टेज भी मालूम चल गया। ये भी पता चल गया कब ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है और कब उससे कम होता है। समझ रहे हैं बात को? क्लियर हो गया? इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज और क्या, ईएमएफ। और इसके अलावा जो है वो ऑलरेडी आपको उमंग सर केमिस्ट्री क्लास में बता चुके हैं। बाकी मैं और बता देना चाहता हूँ, सेल दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी सेल, दूसरा क्या,
प्राइमरी सेल, दूसरा सेकेंडरी सेल, सॉरी, एक प्राइमरी सेल, दूसरा क्या, सेकेंडरी। जनरली जो छोटा मोटा अमाउंट का करंट यूज करना रहता है तो अपन प्राइमरी सेल यूज करते हैं, और बड़े अमाउंट का करंट यूज करना होता है तो अपन सेकेंडरी सेल यूज करते हैं। असल में प्राइमरी सेल जो होते हैं वो सिर्फ एक प्रोसेस होती है, केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल, लेकिन जो सेकेंडरी होते हैं उनमें दोनों होते हैं, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। इसीलिए ज्यादा बड़े बड़े कामों के लिए, बहुत दिन तक रखने के लिए, बहुत दिन तक यूज करने के लिए हम सेकेंडरी सेल को यूज करते हैं, क्योंकि प्राइमरी सेल में सिर्फ एक प्रोसेस होती है, ओनली डिस्चार्जिंग की, और सेकेंडरी में दो होती हैं, चार्जिंग भी और क्या, डिस्चार्जिंग भी। जैसे प्राइमरी के एग्जांपल पढ़े होंगे शायद आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, डेनियल सेल, ड्राई सेल, लेक्लांसी सेल, ये जो टॉर्च वॉर्च वाले सेल आते हैं ना, ये सब वही तो होते हैं जनरली क्या कहते हैं, प्राइमरी होते हैं, ठीक है ना। और जो बैटरी डलती है बड़ी वाली टॉर्च में वो सेकेंडरी होते हैं। सेकेंडरी में जैसे कि एक लेड एक्यूमुलेटर आता है, पढ़ा होगा ना लेड एक्यूमुलेटर, दूसरा नीफे सेल आता है, उसमें इलेक्ट्रोड निकल और आयरन के होते हैं। तो ये सब इस टाइप के सेल हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है ना। तो प्राइमरी भी आपको पढ़ा दिए गए होंगे, सेकेंडरी पढ़ा दिए गए होंगे, पढ़ लीजिएगा। बाकी ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको मालूम चल गया, सेल मालूम चल गया, सेल की कहानी पता चल गई। और कुछ दिक्कत लग रही है, आप बाकी जो बच रहा है वो पढ़ेंगे अपन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेल से रिलेटेड एक ही चीज बच रही है, वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जल्दी से उसको नोट कर लीजिए, बढ़िया शानदार एनसीईआरटी से रीड करिए, फिर मैं आपके सामने कॉम्बिनेशन डिस्कस कर रहा हूं, नोट कीजिए प्लीज। ध्यान दीजिएगा, बात करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की, ठीक है ना। सेल जैसा कि मैंने आपको बता दिया, मान लीजिए मेरे पास एक कोई सेल है, ये इसका ईएमएफ कितना है, E1, और इस पे ये इंटरनल रेजिस्टेंस लगा है R1। दूसरा सेल है, उसका ईएमएफ है E2, इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। और एक तीसरा सेल है, उसका ईएमएफ है E3 और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R3। ये जो तीनों सेल अटैच हैं ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कैसे, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव, आगे जाके पॉजिटिव ही आएगा, मतलब कहते हैं जी नेगेटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव से, मतलब एंड टू एंड, लेफ्ट इसका लेफ्ट, अगले का राइट, उसका लेफ्ट और अगले का राइट, इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, सीरीज। आप सोच रहे होंगे सर बीच में यार, ठीक है, वो तो सेल का एक कंबाइंड यूनिट माना जाता है, वो तो बगल में रख के एक सिंबल दिया गया है, बाकी आइडेंटिफिकेशन तो ईएमएफ के टर्म्स में ही होता है, ठीक है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस तो उसका होता है और बहुत ही कम भी होता है, घबराने की जरूरत नहीं। ये तीन जो सेल अटैच हैं ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, सीरीज। मैंने इस सर्किट को कंप्लीट किया और ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगाया, की लगा दिया और इस सर्किट को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। की अब क्या है, क्लोज है, मतलब स्विच ऑन है। अगर स्विच ऑन है, इसने आई करंट अलाउ किया, ये भी ऑब्वियसली आई करंट ही अलाउ करेगा और ये भी क्या करेगा, आई करंट ही अलाउ करेगा। वो आई करंट जो है इस तरीके से यहाँ पे फ्लो होगा। सोचने वाली बात है, क्यों आई करंट अलाउ करेंगे, भाई सीरीज कॉम्बिनेशन है, एंड टू एंड कॉम्बिनेशन है। किरचॉफ के बारे में सोचो, आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट, आई करंट फ्लो होने लगा। बात को समझिएगा। मान लीजिए एक सर्किट कंप्लीट हो चुका है, लूप इसको कंसीडर कर लें और मैं लूप में कुछ इस टाइप से मूवमेंट करूं, एंटी क्लॉक टाइप का, समझ रहे हैं बात को। इसमें अपन केवीएल लगा दें, बाई केवीएल, केवीएल जानते हैं ना, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स लूप लॉ। समझिएगा, मैं चलना स्टार्ट कर दिया, आई करंट R3 से पास होगा तो क्या आएगा बोलिएगा, आई R3। नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हो आप, उल्टा काम कर रहे हो, E3। आई करंट R2 से आएगा, आई R2। इधर आ रहे हो आप, माइनस E2। अब बता चुका हूं ना बार बार, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव जाओगे पोटेंशियल गेन है, लेकिन हम तो ड्रॉप को पॉजिटिव लेते थे ना, तो गेन को नेगेटिव लेंगे। आई R1 समझिएगा ध्यान से, माइनस E1 प्लस आई R इज इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया बढ़िया से, इज इक्वल्स टू क्या आ गया बोलिए, 0। आगे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ऐसा समझूं कि ये जो तीनों सेल हैं, तीनों सेल, इनका एक इक्विवेलेंट भी होता है, मान के चलिए
अगर मैं ये बात करूं कि मैंने 3 छोटे छोटे सेल, आखिर हमने ज्वाइन क्यों किए हैं? 50 बार बता चुके हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में कि हम इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए असेंबल कर रहे हैं, इस तरीके से कॉम्बिनेशन कर रहे हैं ताकि हमको एक नया रिजल्ट मिले जो हमारे लिए उस टाइम पे यूजफुल हो। हम सीरीज क्यों करते हैं? अगर हमें ज्यादा अमाउंट का रेजिस्टेंस चाहिए। हम पैरेलल क्यों करते हैं? अगर हमें कम अमाउंट का रेजिस्टेंस चाहिए। वो हमारी अपनी खुद की क्या है, एक मेंटालिटी है। सेल का भी कॉम्बिनेशन हम इसीलिए कर रहे हैं कि बहुत सारे सेल अटैच करके हम बहुत सारे सेल कंबाइन कर दे, एक हाई एफिशिएंट क्या कर लें अपन, एक सोर्स तैयार कर लें, हाई एफिशिएंट एक क्या बना लें अपन, एक बैटरी बना लें। समझ रहे ना? तो हम ये कंबाइनेशन क्यों कर रहे हैं? एक स्ट्रॉन्ग यूनिट बनाने के लिए। तो सोच के देखो, अगर हम ये 3 सेल अटैच करते हैं और उनके कॉम्बिनेशन से एक नया पावरफुल सेल मिलता है और उसका ईएमएफ क्या हो, ई इक्विवेलेंट हो, उसका ईएमएफ क्या हो, ई इक्विवेलेंट, और ये सारे इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या बने, एक कंबाइंड रेजिस्टेंस बने और उसका रेजिस्टेंस क्या हो, आर इक्विवेलेंट हो। फिर उसको हमने एक एक्सटर्नल सर्किट या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से अटैच किया हुआ हो। समझिएगा, ये भी वही लूप है। इसमें 3 अलग अलग बैटरी है, इसमें उस बैटरी का कंबाइंड फॉर्म देख लिया हमने, रेजिस्टेंसेस का कंबाइंड फॉर्म देख लिया। ऐसा समझ लो इस सर्किट का, इस कॉम्बिनेशन का वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। समझ गए बात को? क्या देखा आपने? ये 3 सेल अगर अपन सीरीज में जोड़ते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ई इक्विवेलेंट, और इधर पे क्या होगा, आर इक्विवेलेंट होगा। ठीक है ना? आई करंट इधर से फ्लो हो रहा था तो आपने यहाँ 3 अलग अलग सेल लगाए, इन तीनों सेल के कॉम्बिनेशन को मैंने क्या बोल दिया, ई इक्विवेलेंट बोल दिया। क्या बोल दिया, ई इक्विवेलेंट। तो ये अगर ये तीनों सेल मिलके आई करंट अलाउ कर रहे थे तो यहाँ पे भी तो क्या करेंगे, आई करंट ही तो अलाउ करेंगे, क्योंकि ये ई इक्विवेलेंट है क्या, इन तीनों सेलों का कॉम्बिनेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो समझिएगा, इधर भी अगर लूप लू लगाते हैं अपन, इन सेकेंड लूप, वही है ये, इसी का ट्रांसफॉर्मेशन है। सेकेंड तो मतलब बोल दिया पहचानने के लिए, इसी का ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पे अलग अलग सेल दिख रहे हैं, यहाँ पे उन्हीं सेलों का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। समझ रहे हैं बात को? देखिए उधर पे क्या आएगा, आई आर इक्विवेलेंट माइनस ई इक्विवेलेंट प्लस आई आर इज इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया। ये क्या हो गया बोलिएगा, सेकेंड इक्वेशन। अब समझिएगा, इधर भी आई आर है और इधर भी क्या है, आई आर है। समझिएगा ध्यान से, अगर दोनों जगह आई आर है तो मैं इससे उसको या उससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, कुछ भी कर दूं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। समझिएगा, तो क्या मिलेगा मालूम, इन तीनों को पास पास रख लो, आई टाइम्स ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3, माइनस कॉमन ले लो, E1 प्लस E2 प्लस E3। ठीक है ना? ये हो गया, आई आर तो कैंसिल ही हो चुका है ना, माइनस आई आर इक्विवेलेंट प्लस ई इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या आ गया बोलिए, 0। अब एक काम करें, इक्विवेलेंट वालों को ट्रांसपोज कर दें। इधर पे क्या देखने को मिल रहा है, आई R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस E1 प्लस E2 प्लस E3 इक्वल आई टाइम्स ऑफ आर इक्विवेलेंट, माइनस का था प्लस का हो जाएगा, माइनस ई इक्विवेलेंट। अब आप कंपेयर कीजिए, यहाँ पे आई का कोफिशिएंट ये था, यहाँ पे आई का कोफिशिएंट ये है, तो आर इक्विवेलेंट क्या मिल गया बोलो, R1 प्लस R2 प्लस क्या R3, और यहाँ पे ई इक्विवेलेंट क्या मिल गया बोलो, ई इक्विवेलेंट मिल गया E1 प्लस E2 प्लस E3। तो जब हम 3 सेल को जिनका EMF E1 E2 और E3 हो और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 और R3 हो, अगर सीरीज में कंबाइन करेंगे तो उनका इक्विवेलेंट EMF क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, और R इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या मुश्किल लग रही है आपको, बोलो क्या दिक्कत लग रही है बताओ? तो आप ई इक्विवेलेंट भी फाइंड कर लोगे और क्या आर इक्विवेलेंट भी फाइंड कर लोगे। तो आपसे सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आ गया, क्लियर हो गया? बढ़िया से जल्दी से छापो इसको, फिर और आगे बताते हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन में हमको रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? मिटाएं इसको, आगे देखिए। अब इसी के साथ अगर मैं ये बोलूं कि एन सेल्स हैं, कितने सेल हैं, एन। अगर एन सेल होते हैं तो बात को समझिए, एन सेल में क्या आएगा,
आर इक्विवेलेंट आएगा। और एन सेल तो ठीक है, सारे के सारे आइडेंटिकल सेल हैं। कैसे सेल है बोलिए? आइडेंटिकल, मतलब सबका ईएमएफ इक्वल है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल है। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा? एन आर। और ई इक्विवेलेंट क्या होगा बताइए? एन ई। क्या होगा बताइए? एन ई। आगे समझिएगा, अगर मैं ये पता करूं कि आखिर उन सेल से कितना करंट अलाउ होगा एक्सटर्नल सर्किट के लिए, अगर मैं ये पता करना चाहूं कि अमाउंट ऑफ करंट कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा उधर पे, ठीक है ना। इन लूप क्या देखा था अपन ने, जल्दी बता दो भैया। हमने देखा था आई आर प्लस आई आर इक्विवेलेंट माइनस ई इज इक्वल्स टू 0, मतलब ई इज इक्वल्स टू आई आर प्लस आई आर इक्विवेलेंट। तो आप ध्यान दीजिएगा, E अपॉन सॉरी E इज इक्वल्स टू, यहां से कॉमन ले लीजिए I, तो क्या बचेगा? R प्लस R इक्विवेलेंट। तो I की वैल्यू क्या आएगी बोलो? E अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट। मतलब अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ सेल्स को कंबाइन करते हैं तो टोटल करंट कितना फ्लो होगा बताइए? E इक्विवेलेंट क्या होगा बताइए? E इक्विवेलेंट अपॉन कैपिटल R प्लस R इक्विवेलेंट। कैपिटल R मतलब क्या है? एक्सटर्नल रजिस्टर है। क्या है बोलिए? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। समझ में आ गया? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अमाउंट ऑफ करंट कितना होता है बोलो? इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा बोलो? इक्विवेलेंट ईएमएफ अपॉन कैपिटल R प्लस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अगर वहीं कहीं पे क्या हो, एन आइडेंटिकल सेल हो, इफ देयर आर एन आइडेंटिकल सेल्स, आइडेंटिकल सेल्स, अगर वहीं पे क्या अवेलेबल हो? आइडेंटिकल सेल हो, वो भी कितने? एन। तो जल्दी बताइए आई क्या होगा? आई होगा एन टाइम्स ऑफ ई इक्विवेलेंट अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल एन आर। समझ में आ गया? इक्विवेलेंट क्यों लिख रहे हैं? एन ही लिख लेते हैं, ठीक है ना। क्या है करंट बोलो? एन ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। एक और ऑप्शन, अगर कैपिटल आर बहुत छोटा हुआ, जब बहुत छोटा तो क्यों पाल रहे हो, छोड़ दो उसको, तो आई बराबर क्या आएगा? कैपिटल ई अपॉन क्या? स्मॉल आर। समझ में आ गया? अगर कैपिटल आर बहुत छोटा है तो आई इक्वल टू क्या आएगा? ई अपॉन आर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या मुश्किल लग रही है आपको? तो इस तरीके से अगर आप एन सेल्स को सीरीज में कंबाइन करेंगे तो ई इक्विवेलेंट कितना होगा बोलो? E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस अप टू कहां तक? En तक। और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा बोलो? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस कहां तक? Rn तक। अगर आइडेंटिकल है तो आपके सामने है, करंट का अमाउंट भी मालूम चल गया आपको, सारी कंडीशन क्लियर हो गई। क्या मुश्किल लग रहा है बोलिए? बन जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बढ़िया से। जल्दी से छाप लीजिए इसको, तो बढ़िया से आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन बताने जा रहे हैं, नोट कीजिए प्लीज। अब देखिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, और हालांकि अब तक तो आपको बढ़िया से समझ आ गए होंगे, आपने इतने बार सीरीज पैरेलल पढ़ लिया है कि मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होने वाली है। सीरीज पैरेलल बहुत बार पढ़ लिया आपने और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ लिया है। समझिएगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सेल है, इस सेल का ईएमएफ सॉरी ये जैसे सिस्टम है पूरा, और ये है और ये है, ठीक है ना। इधर पे एक, अरे बार बार रेजिस्टेंस बना देता हूँ, ये ना एक E1 ईएमएफ वाला सेल लगा है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ठीक है ना। दूसरा ये E2 ईएमएफ वाला सेल लगा है, इसका रेजिस्टेंस क्या है? R2 है, सॉरी इसका R1 है, ठीक है। और ये तीसरा इधर सेल लगा है, इसका ईएमएफ E3 है, रेजिस्टेंस R3 है, और ये भी क्या है? इससे अटैच है। बात समझिएगा। और इस पूरे कंबाइंड सिस्टम को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से अपन ने क्या कर दिया है? ज्वाइन करा दिया है। और यहाँ पे बटन लगी हुई है, की बोलते हैं इसको अपन, है ना। ये की क्या है? क्लोज है, मतलब करंट का जो है क्या होने लगा? करंट अलाउ हो गया। कितना करंट भाई? आई करंट अलाउ हुआ है। कितना करंट अलाउ हुआ है? आई। टोटल सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा? आई। लेकिन इस वाली वायर से कितना आया है? I1। इस वाली वायर से कितना आया है? I2। और इस वाली वायर से कितना आया है बोलिए? I3। समझने वाली बात यह है, इक्विवेलेंट सर्किट में कितना करंट आ रहा है? I, जबकि अलग अलग आर्म्स से अलग अलग अमाउंट का करंट आया है बाई किरचॉफ। किरचॉफ क्या बोलूं? KCL बोल दूं,
लिखना भी नहीं पड़ेगा ज्यादा। बाई केसीएल क्या देखेंगे, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर हो गई एक चीज। चलिए बाकी को दिमाग से हटाते हैं। हमको बहुत अच्छे से पता है, अगर मान लीजिए मैं इसी के इक्विवेलेंट की बात करता हूं, ठीक है ना, ये मान लीजिए इसमें क्या है, ये इक्विवेलेंट क्या है, बैटरी बन गई है, ये इक्विवेलेंट बैटरी, इसका ईएमएफ है ई इक्विवेलेंट, और रेजिस्टेंस क्या है, आर इक्विवेलेंट, और इसको ना ये आर रेजिस्टेंस पे दिया, ये बटन वटन लगी हुई है बढ़िया, और ये सर्किट कंप्लीट हो गया। इससे आई करंट आ रहा है, इससे कितना करंट आ रहा है, आई करंट आ रहा है। बहुत ही मजे से समझिएगा, अगर हम इस तरह की बात करें तो क्या देख पा रहे हो आप, मालूम आपको, आप क्या देख पा रहे हो, आई आर प्लस आई आर इक्विवेलेंट माइनस ई इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 0। मतलब कि क्या मिलेगा बोलो, आई कैपिटल आर प्लस आर इक्विवेलेंट, ठीक है ना, कैपिटल आर प्लस क्या, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू ई इक्विवेलेंट। तो आप क्या देख रहे हो, आई इज इक्वल्स टू कितना, ई इक्विवेलेंट अपॉन कैपिटल आर प्लस क्या, आर इक्विवेलेंट। ये कहानी तो यहाँ की है कंबाइन करंट की, छोड़ो, अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे अलग अलग अमाउंट वाले करंट की। किसकी बात कर रहे हैं, अलग अलग अमाउंट वाले करंट की, ठीक है, समझिएगा। मैं सबसे पहले इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। क्या देखा अपन ने खास बात, इसमें मान लीजिए इसके एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना। इस पूरे कॉम्बिनेशन के एंड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसमें भी क्यों नहीं रख देते, छोड़ देते हैं, आई आर की जगह V प्लस आई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू ई इक्विवेलेंट। तो आई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू ई इक्विवेलेंट माइनस भी, तो आई इक्वल कितना आ रहा है, ई इक्विवेलेंट माइनस भी अपॉन आर इक्विवेलेंट, ठीक है। ये आई की वैल्यू ऐसे आ जाएगी, समझिएगा फिलहाल इधर पे। तो क्या देखा अपन ने, यहां से I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, इधर से I3 आ रहा है, इसमें E1 EMF वाला, इसमें E2 वाला, इसमें E3 वाला, इसका इंटरनल R1, इसका इंटरनल R2, इसका इंटरनल R3। लेकिन इन तीनों के एंड क्या है, कॉमन है, उनका नाम क्या है, AB है। तो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या होगा, कॉमन होगा, कांस्टेंट होगा। तो समझिएगा, अगर हम फर्स्ट वायर की बात करते हैं तो V इक्वल क्या आएगा मालूम आपको, V इक्वल आएगा E1 माइनस I1 R1, ठीक है ना, समझिएगा। तो आप जल्दी से देखिए I1 की वैल्यू क्या आएगी, E1 माइनस भी अपॉन R1। ऐसे ही I2 की वैल्यू क्या आएगी बोलो, E2 माइनस भी अपॉन R2। ऐसे ही I3 की वैल्यू क्या आएगी, E3 माइनस भी अपॉन क्या, R3। आगे समझ में कैसे, थोड़ी देर के लिए इसको नोटिस कर लीजिए। I इक्वल क्या आता है बोलो, E माइनस भी अपॉन R, E माइनस भी अपॉन R। तो I1 क्या आएगा बोलो, E1 माइनस भी अपॉन क्या, R1। दूसरा हम ये जानते हैं एंड्स का पोटेंशियल क्या है, कॉमन है, जो इसके एंड पे होगा, जो इसके एंड पे होगा, जिसके एंड पे होगा, तीनों क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि इनके टर्मिनल क्या है, कॉमन है, टर्मिनल क्या है, कॉमन। तो अपन ये पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं कि I1 इज इक्वल टू क्या होगा, E माइनस भी अपॉन क्या, R। तो I1 ये हो जाएगा, I2 जे हो जाएगा, I3 जे हो जाएगा। बाई फर्स्ट देख पा रहे होंगे आप, इसका फर्स्ट नाम रख दो। बाई फर्स्ट हम पहले बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, I इक्वल क्या, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये I मतलब क्या है, इक्विवेलेंट करंट, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू क्रॉस हुआ है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू क्रॉस हुआ है, नोटिस कीजिएगा। तो I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3। इस I की वैल्यू कितनी है बोलो, E इक्विवेलेंट माइनस भी अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल I1 की वैल्यू बोलो कितनी, E1 माइनस भी अपॉन R1 प्लस E2 माइनस भी अपॉन R2 प्लस E3 माइनस भी अपॉन क्या, R3। आगे समझ में, आगे देखिए यहां पे कंडीशन आएगी E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है ना, समझिएगा, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस भी अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल, इनको अलग अलग कर लीजिए, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 माइनस तीनों में क्या है, V को कॉमन ले लीजिए, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। बहुत ही ध्यान से देखने वाला काम है,
यहाँ पे क्या है V अपॉन आर इक्विवेलेंट, और यहाँ पे क्या है V इंटू ये वगैरह वगैरह। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई बोलो, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन क्या R3। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना है बोलो, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन क्या R3। साथ ही साथ E अपॉन R की वैल्यू क्या आ गई बोलो, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट कितना आ गया बोलो, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन क्या R3। क्या मुश्किल लग रही बोलो, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट कितना हो गया बोलो, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन क्या R3। तो इस तरीके से आपको नया रिलेशन मिल गया। अगर आप तीन सेल को पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो किस तरीके से रिलेट होंगे, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन क्या R3। साथ ही साथ 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। क्या मुश्किल लग रही है आपको बताइए। करंट में आपने यहाँ पे KCL लगा दिया, उसके बाद ये फॉर्मूले आपने I1 I2 I3 के निकाल दिए और यहाँ पे लाके पुट कर दिए। ये I क्या है टोटल करंट, वो आपने यहां से फाइंड कर लिया, कितना आ गया E इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन क्या R इक्विवेलेंट। कंपेयर कर दिया, समझ में आ गया। वही चीज पुरानी वाली, अगर हमारे पास n आइडेंटिकल सेल हैं, मिटा दें इस लाइन को, नोट कर लीजिए पहले आप देखिएगा। अगर हमारे पास n आइडेंटिकल सेल हैं, कितने हैं बोलो n आइडेंटिकल सेल, इफ देयर आर n आइडेंटिकल सेल्स, आइडेंटिकल सेल्स, तो क्या कहानी आएगी मालूम आपको, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, अब चूंकि आइडेंटिकल है ना तो आइडेंटिकल तो सबका रेजिस्टेंस R होगा, तो आर इक्विवेलेंट आएगा R अपॉन n। क्या आएगा बोलो R अपॉन n, और साथ ही साथ क्या आएगा E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E बाई R। E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट कितना आएगा बताइए, E बाई R। आ गया समझ में, कितना आएगा बोलो E बाई R, E बाई R नहीं N E बाई R, सॉरी क्या आएगा बोलो N E बाई R, ठीक है ना, कितना आएगा बोलो N E बाई R। आगे समझ लो, करंट की बात कर रहे थे अपन, करंट क्या था बोलो E इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन क्या R इक्विवेलेंट। तो टोटल करंट कितना आएगा E इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट, तो E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा N E माइनस V, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा N R। इतना करंट क्या होगा फ्लो होगा उस सर्किट से, समझ में आ गया। एक्सटर्नल सर्किट पे कितना करंट फ्लो होगा N E माइनस V अपॉन कितना N R, बाकी E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट N E बाई R, और R इक्विवेलेंट कितना R बाई N। क्या मुश्किल लग रही है आपको बोलिए जल्दी से, क्या दिक्कत लग रही है बताओ, क्या समझ में नहीं आया, कुछ ही प्रॉब्लम है बताइए जल्दी से। तो I की वैल्यू इस तरीके से, और ये पूरा सिस्टम, क्या समझ नहीं आ रहा। इस तरीके से आप सेल को पैरेलल भी कंबाइन कर सकते हैं और क्या सीरीज भी। इससे ये वाला तो पहले भी बता चुके मैं आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वगैरह में, तो आपको सेल भी मालूम चल गया और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भी। अब अगर आपके पास बहुत सारे सेल आएंगे, उनको सीरीज पैरेलल या मिक्स ग्रुपिंग में अगर बोलेगा करने को या सवाल ऐसे आएंगे तो आपसे बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाएंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से। क्लियर है, इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है ना। जो भी डाउट आए, जो भी प्रॉब्लम आए, मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, यहाँ तक कंप्लीट कीजिए, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी आपको एनसीईआरटी में या जो भी बुक आपके पास हो दिखे उनको सॉल्व करिए। अगर वो आप कर नहीं पा रहे हैं तुरंत मुझे कॉल मैसेज कीजिए, ठीक है ना। नोट कीजिए प्लीज।